अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो मार्कशीट बना के देखी थी एक्सेल पे। और देखा था कि किस तरह से उसमें इफ़ की कंडीशन लगा के हम ग्रेड्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी होगी, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट करी होगी, वो क्या कि हम सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला लगा रहे थे और फिर उसको ड्रैग कर रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स पे अप्लाई हो रहा था। जैसे यहाँ पे ऑप्टेन मार्क के लिए हमने मिसाल के तौर पे सम का फॉर्मूला लगाया था, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन और तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। अभी इसमें जो रेफरेंस आ रहा है वो आ रहा है C2 2E2। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले जो मेरा स्टूडेंट है अली, उसका मेरे पास डेटा आ रहा है यहाँ पे सम के लिए। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं सोहेल के जो ऑप्टेन मार्क्स आ रहे हैं इसको जाके देखूं, तो इसका रेफरेंस आ रहा है C5 to E5। ठीक है, और मज़ीद इसको नीचे करके देख रहा हूं मैं लाइबा का, तो इसका आ रहा है C10 to E10। ठीक है, इस तरह से ये ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस मेरे अपडेट होते हैं। बट कभी कभी ये चीज़ ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब डेटा ड्रैग करूँ, जब फॉर्मूला कोई ड्रैग करूँ, तो उसके रेफरेंस अपडेट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे रैंक। ठीक है, अच्छा, रैंक निकालने के लिए ना ये नीचे जो मैंने डेटा लिया था इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ दूसरी तरफ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ पूरे को ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ रैंक। स्क्रीन सही नज़र आ रही है? मज़ीद जूम इन करूँ? मेरे ख्याल से सही है इतना। अब यहाँ मैं निकाल रहा हूँ रैंक। ठीक है, रैंक के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, इज इक्वल्स टू रैंक। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स ऑल द रैंक, रिटर्न द नंबर, द रैंक ऑफ अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया हमने। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है नंबर, कि किसका रैंक आपने पता करना है। रैंक यूजुअली या तो ऑप्टेन मार्क्स से निकलता है या परसेंटेज से निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस परसेंटेज का रैंक निकालना है। दूसरा ये मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस। अब देखो, मिसाल के तौर पे अगर मुझे खाली एक स्टूडेंट का रैंक पता करना है, मुझे मिसाल के तौर पे सिर्फ अली का रैंक पता करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता अली के क्लास में और कितने स्टूडेंट्स हैं और उनके कितने मार्क्स आए, तो मैं अली का रैंक पता नहीं कर सकता। मुझे सबके मार्क्स पता होने ज़रूरी हैं कि किसके अली से ज़्यादा मार्क्स आए या किसके अली से कम मार्क्स आए। तो रेफरेंस में इस क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबकी परसेंटेजेस हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज के हिसाब से रैंक निकाल लें। ठीक है, बिल्कुल लास्ट सेल तक मैंने सिलेक्शन कर ली, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। आगे ऑर्डर तक नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ और वो रेफरेंस के आगे पूछ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर पे हम नहीं जा रहे, हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, और ये इसका रैंक आ गया 1। अभी देख लो, फिलहाल इससे ज़्यादा जो है ना, 84.33 से ज़्यादा कोई परसेंटेज नहीं आ रही। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज हमारी आ रही है वो आ रही है 84.3333। अब मैंने जब इसको ड्रैग किया तो देखो, इसका भी फर्स्ट आ रहा है रैंक, फिर सेकंड आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे 64 वाला भी थर्ड आ रहा है और 60 मार्क्स वाला भी थर्ड आ रहा है। ठीक है, फिर मज़ीद जब नीचे गए तो ये 53 वाला फोर्थ आ गया और 41 वाला फिफ्थ आ गया, फिर 55 वाला दोबारा थर्ड हो गया। सही है, इस तरह से करके ये रैंक प्रॉपर नहीं निकले। ये 48 वाला जो है
वो सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। मतलब 69 वाले के भी सेकंड आ रहे हैं रैंक, और 38 वाला जो फेल वाला है वो भी सेकंड आ रहा है, और 48 वाला भी सेकंड आ रहा है। इसका मतलब रैंक मेरा सही से नहीं निकला। रीज़न क्या है? रीज़न वही चीज़, जब हम सेल को ड्रैग करते हैं तो रेफरेंसेस अपडेट हो जाते हैं। अभी जो सिलेक्शन थी H2, इस स्टूडेंट की परसेंटेज जिसका रैंक मुझे पता करना है, और H2 से लेके H12 तक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबकी परसेंटेज, ठीक है। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो देखो सिलेक्शन क्या हुआ, सिलेक्शन भी साथ साथ नीचे की तरफ स्विच हो रही है, ठीक है। H8 तो सही आ रहा है, इसी स्टूडेंट का मुझे रैंक पता करना था, उसकी परसेंटेज सिलेक्ट हुई हुई है। बट रेफरेंस जो मुझे देना था यहाँ पे, वो देना था H2 से H12 का। यहाँ पे जो है वो मेरे पास आ रहा है H8 से H18 तक, ठीक है। इसी तरह से देखो इतने सारे सेल जो है वो एम्प्टी सिलेक्ट हुए हुए हैं मेरी लिस्ट में, और बिल्कुल मैं लास्ट में जाके अगर चेक करता हूँ तो लास्ट में सिर्फ एक ही सेल है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट ही आएगा, भले वो मतलब वो वही बात हो गई कि जो है ना वो अकेले दौड़े थे रेस में, तो जाहिर है फर्स्ट ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हम पहले तो ये फॉर्मूला रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना है, हमने करना है अपनी सिलेक्शन को फ्रीज। सिलेक्शन फ्रीज किस तरह से होगी, जो रेफरेंस है उसको फ्रीज किस तरह से, उसको लॉक किस तरह से करेंगे, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा आपने, पहले जो परसेंटेज है वो सिलेक्ट करी, ठीक है, वो उसी स्टूडेंट की थी, ये मुझे फ्रीज नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड ही चाहिए, कॉमा लगा दिया। सेकंड सिलेक्शन, क्लास में जितने स्टूडेंट है सबकी सिलेक्शन करी, ठीक है। अब ये जो सेकंड सिलेक्शन है ना, ये मुझे फ्रीज करनी है, ये मुझे लॉक करनी है। तो ये सिलेक्शन करने के बाद बगैर कहीं और क्लिक किए, कुछ और काम परफॉर्म किए, आपने अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है F4, ठीक है। जैसे ही आप F4 प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे कुछ डॉलर साइन आ जाएंगे, ये रेफरेंस को आपके ब्रेक कर देगा। डॉलर कॉलम डॉलर रो, फिर कॉलन साइन, फिर डॉलर कॉलम डॉलर रो, सही है। एच जो है वो हमारा कॉलम का रेफरेंस है, और ये नंबर जो है वो हमारा रो का रेफरेंस है। कॉलन साइन रेंज बता रहा है, फिर एच कॉलम का रेफरेंस आ गया, और ये 12 जो है वो हमारी लास्ट रो का रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो इसमें जो सेकंड वाली सिलेक्शन है वो अपडेट नहीं होगी, वो लॉक हुई हुई है, वो सिलेक्शन वही रहेगी। देखो सिर्फ फर्स्ट वाली जो ब्लू सिलेक्शन है वो नीचे की तरफ आई है, और रेड वाली सिलेक्शन अभी भी H2 H12 ही है, ठीक है। प्रेस क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद प्रेस करना है F4। F4 जो है वो मतलब एक कहीं ऐसा करो कि आप अल्फा न्यूमेरिक से F ले लो और 4 अलग प्रेस करो, ऐसा नहीं है। F4 जो फंक्शन कीज होती है हमारे पास, F1 F2 F3 F4, उसमें से आपने F4 प्रेस करना, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन लॉक कर सकते हैं, सिलेक्शन फ्रीज कर सकते हैं। कभी कभी हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी एक शीट पे प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे लास्ट में भी अगर मैं दिखाऊं तो सिर्फ ब्लू वाली सिलेक्शन नीचे आई हुई है, बाकी की जो सिलेक्शंस हैं वो पूरी वही रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई भाई वो कंडीशन के भाई मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ने जो है वो मिसाल के तौर पे सबका जो है वो जो सब सारे पास हैं, और फिर जो है वो हमने उनका परसेंटेज ग्रेड और रैंक निकाल लिया। लेकिन यूजुअली स्कूल्स में कॉलेजेस में इस तरह का नहीं होता। वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, वहाँ पे जो फेल आ रहा है ना उसका रैंक शो नहीं करवाते, उसका ग्रेड शो नहीं करवाते। मतलब चलो ग्रेड तो हमने फेल रख लिया, वो तो चलो यहाँ पे शो हो गया,
लेकिन उसका रैंक शो नहीं करवाते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कंपाउंड फार्मूला का। कंपाउंड फार्मूला किस तरह से होता है, हमने कल पढ़ी थी इफ़ की कंडीशन, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन यूज़ करके हम रैंक निकाल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, सही है। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ ग्रेड में जो भी वैल्यू है वो कहीं फेल तो नहीं है। चाहे A1 हो, सर्च चेक करे उसको, ए चेक करे, बी चेक करे, सी चेक करे, लेकिन अगर कहीं फेल आ रहा हो तो वो उसका रैंक कैलकुलेट ना करे, वो उसको ब्लैंक छोड़ दे या उसको फेल लिख दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब क्योंकि हम टेक्स्ट को जो है वो कर रहे हैं, पहले हमने ग्रेड में नंबर्स को देखा था तो हमने लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज कर सकते हैं हम नंबर्स पे, बट टेक्स्ट पे हम लेस देन और ग्रेटर देन यूज नहीं कर सकते, टेक्स्ट सिर्फ बराबर होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू, इफ I2 इक्वल टू। अब क्योंकि हम एक टेक्स्ट वैल्यू को चेक करवा रहे, टेक्स्ट वैल्यू मैच करवा रहे, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा फेल। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है, जो टेक्स्ट वैल्यू होती है, उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं फॉर्मूला के अंदर, अनलेस वो आपका जो है वो कोई फंक्शन का नाम है या कोई सेल एड्रेस का रेफरेंस है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है, सेल एड्रेस का रेफरेंस है या कोई फंक्शन है, तो वो आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स लिख सकते हो। अदरवाइज आपको कोई भी टेक्स्ट वैल्यू है इन्वर्टेड कॉमर्स में, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखनी है। ठीक है, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू चेक करे, जो I2 का सेल है मेरा जिसमें ये ग्रेड लिखा हुआ है, इसमें जो भी वैल्यू है अगर वो बराबर है किसके, फेल के, कॉमा। अब मैं फिर यहाँ पे मेंशन करवाना चाह रहा हूँ वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा है तो क्या करे, तो मैंने कहा मेंशन कर दो यहाँ पे फेल या नो रैंक। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और अदरवाइज कॉमा लगाया। अब यहाँ पे मैं रैंक का फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा, रैंक परसेंटेज ली, कॉमा लगाया, सबकी परसेंटेज ली, सही है, सबकी परसेंटेज ली, F4 प्रेस किया, ये सिलेक्शन मेरी लॉक हो गई, ब्रैकेट क्लोज किया। अब पहला जो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया ये रैंक वाला क्लोज हुआ है, सही है, यहाँ पे रैंक का ब्रैकेट ओपन किया था ना मैंने, वो क्लोज हुआ है। अब इफ का ब्रैकेट क्लोज करना है तो फिर से ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, अब इसका रैंक आ गया 1। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूं तो देखो जो फेल था स्टूडेंट उसका लिखा हुआ आ गया नो रैंक, उसका रैंक उसने कैलकुलेट ही नहीं किया, उसको स्किप कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इफ की कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैसेज कर दीजिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो, देन फिर आगे चलते हैं। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो ग्रेड निकाला था वो एक बहुत लेंदी फंक्शन से, बहुत लेंदी फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है ना, ये पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला था कि इफ़ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 70 देन A1, इफ़ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60 देन A, इस तरह से करके निकाला था। अब इसका जो आसान और सिंपल तरीका है वो है वी लुकअप। सही है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं वी लुकअप क्या है। वी लुकअप बहुत जो है ना वो एडवांस कोई फंक्शन है, और आप जब भी ऑफिस में जाओगे इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे आपको वी लुकअप आता है। ठीक है, तो वी लुकअप कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है। मैं इस पूरी मार्कशीट को कॉपी करता हूँ,
ठीक है, और एक न्यू शीट पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको दे देते हैं मार्कशीट वी लुकअप। ठीक है, इसमें से मैंने ग्रेड रिमूव कर दिया, रैंक भी रिमूव कर दिया, रैंक में इसमें मेंशन नहीं करवा रहा। ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज लगाए थे ये भी मैं सब रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक हमने इफ़ की कंडीशन में भी चार्ट बनाया था जिसकी हमें नीड नहीं थी। तो मिसाल के तौर पे ये चार्ट जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये जो हमने कंडीशंस जिसमें मेंशन करी हैं, ये पूरा जो चार्ट है इसकी हमें नीड नहीं है, ये कहीं शीट में यूटिलाइज नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे ग्रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अब जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें अगर हमने ये चार्ट डिलीट कर दिया तो हमारे ग्रेड पे फ़र्क पड़ेगा। सही है, तो सबसे पहले तो मैंने एक कॉलम ले लिया परसेंटेज का और एक कॉलम ले लिया ग्रेड का। ठीक है, परसेंटेज मैं स्टार्ट करूँगा हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से। ये चीज़ याद रख लो, जब भी आप जो है वो वी लुकअप के लिए चार्ट बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। बेसिकली इसको एरे बोलते हैं। जब भी अपना एरे क्रिएट कर रहे हो वी लुकअप के लिए, तो जो सबसे पहला कॉलम होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा और छोटे से मतलब छोटे से बड़े की तरफ होगा वो। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर रखनी है हमने, ज़ीरो। ज़ीरो से कम मार्क्स नेगेटिव में तो नहीं आ सकते ना हमारे पास, तो इसलिए मैंने ज़ीरो रखी है। ज़ीरो से फिर बढ़ाते रहेंगे आप अपने ग्रेड्स के हिसाब से। मिसाल के तौर पे 40 पे पास है, सही है, 50 है, फिर 60 है, फिर 70 है, फिर 80 है, ज़ीरो पे है फेल। ठीक है, 80 एंड अबव पे है A1। ठीक है, तो इसको उल्टा कर ले रहे हैं, ग्रेड करना आसान हो जाएगा। फिर है A, फिर है B, फिर है C, फिर है D। ठीक है, 0 to 40 मतलब 39.99 समथिंग फेल है। 40 अगर परसेंटेज है, 40 एंड अबव 50 तक, तो वो डी ग्रेड है उसका। 50 to 60 सी ग्रेड है, 60 to 70 बी, 70 to 80 ए, और 80 एंड अबव A1। ठीक है, अब ये ग्रेड जो है, ये जो मेरा एरे है, ये मैं इसमें सेव करवा रहा हूँ। सेव करवाने से फ़ायदा क्या होता है, आप कहीं पे भी अपने पूरी वर्क बुक में इसको बाय नेम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोबारा यहाँ पे आके सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप चाहें तो सिलेक्शन भी कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, पहले मैं सिलेक्शन के साथ बता देता हूँ, फिर मैं सेव करके बता देता हूँ। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो है वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप का फॉर्मूला ज़रा ध्यान से पढ़ो, ये क्या काम करता है। लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। सबसे पहली चीज़ क्या करता है, ये वैल्यू को चेक करता है कहाँ पे, टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। जो टेबल एरे अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है जिसमें परसेंटेज और ग्रेड्स लिए थे, ये उसके सबसे लेफ्ट कॉलम में वैल्यूज़ को चेक करेगा एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। और फिर वो देखेगा मैच करके कि किस रो में जो है वो आपका डेटा आ रहा है और किस कॉलम का डेटा आपने मांगा है, उस रो के उस कॉलम का डेटा जो आपको चाहिए वो आपको दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। टेबल आपका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया मैंने यहाँ पे, इसका सिंटैक्स आ गया। हमने कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन लगाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स फॉलो करना होता है। तो एक्सेल में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपको याद करनी पड़े, सारी चीज़ आपको स्क्रीन पे ही नज़र आ रही होती है। बस उसको समझना है कि किस तरह से, थोड़ी सी एक समझ लो टेक्निकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसको जो है वो यूज़ करना। ठीक है, लुकअप वैल्यू,
लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे हम, अब हमारा जो टेबल बना हुआ है, ये बना हुआ, इसमें सबसे लेफ्ट कॉलम में हमने क्या वैल्यू लिखी है, हमने यहाँ पे लिखी है परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे वही इफ वाली मिसाल कि अगर आपको कोई वॉशिंग पाउडर लेना है तो आप किसी मोबाइल मॉल नहीं जाओगे, आप जाओगे मार्ट या जो है वो किसी जनरल स्टोर पे। ठीक है, तो इसी तरह से जो लेफ्ट ये लुकअप वैल्यू होगी हमारी, ये परसेंटेज होगी उस स्टूडेंट की जिसका ग्रेड हम पता करना चाह रहे हैं, इस हिसाब से, इस चार्ट के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 का ही जो अली है उसका डेटा पता करना चाह रहे, ग्रेड पता करना चाह रहे, तो मैंने इसकी परसेंटेज सेलेक्ट कर दी, परसेंटेज सेलेक्ट हो गई मेरी लुकअप वैल्यू में। ठीक है, अब ये वैल्यू ये इस कॉलम में चेक करेगा, उसको मैच करेगा कि कहाँ आ रही है, 80 एंड अबव पे जा रही है, तो ये इसका ग्रेड दे देगा मुझे A1। ठीक है, किस तरह से, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है टेबल के कहाँ देखूं मैं इस वैल्यू को, ये वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ पे ढूंढूं, तो मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर ली। ठीक है, अच्छा अब वही बात, जब जो है मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी सिलेक्शन अपडेट हो जाएगी। किस तरह से लॉक करना मैंने बता दिया, फिलहाल मैं इसको लॉक नहीं कर रहा ताकि मैं दिखा सकूं एक दफ़ा फिर कि किस तरह से सिलेक्शन इसकी अपडेट हो रही है। ठीक है, कॉमा लगाया और फिर लास्ट में जो है वो मुझसे ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। सही है, कॉल इंडेक्स नंबर मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर, किस इंडेक्स के कॉलम का आपको डेटा चाहिए। सही है, क्या इस टेबल के कॉलम 1 का डेटा चाहिए, कॉलम 1 में मेरे पास परसेंटेजेस है, कॉलम 2 का डेटा चाहिए, कॉलम 2 में मेरे पास ग्रेड्स हैं, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो यहाँ पे डेटा चाहिए वो चाहिए कॉलम नंबर 2 का। रेंज लुकअप तक नहीं जा रहे हैं हम, ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर किया, इसका ग्रेड इसने मुझे ऑटोमेटिक निकाल के दे दिया। अब कहाँ हमने इतनी बड़ी इफ़ की कंडीशन लगाई थी, कहाँ हमारा काम इस छोटे से फॉर्मूला से हो गया। ठीक है, वी लुकअप बेसिकली बोलते हैं वर्टिकल लुकअप को। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन और होता है एच लुकअप का, इज इक्वल्स टू एच लुकअप। एच लुकअप उसी तरह से काम करता है, बट ये जो है इसके लिए टेबल थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है। ये फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम में डेटा चेक नहीं करता, ये फर्स्ट रो में डेटा चेक करता है। तो ये जो परसेंटेज है हमारी, ये कुछ इस तरह से टेबल हमारा जो है, इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाऊं कि ये कैसे आएगा, थोड़ा नीचे करके। कुछ इस तरह से हमको जो है ना वो ये टेबल अपना बनाना पड़ेगा कि परसेंटेजेस सारी एक लाइन में आ गई और ग्रेड्स हमारे सारे एक रो में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये रो वाइज जो है वो डेटा चेक करता है। वापस आ जाते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। सही है, वी लुकअप और एच लुकअप दोनों सेम सिंटेक्स होता है, सेम सारी चीज़ें होती है, बट एक कॉलम वाइज डेटा को सर्च करता है, एक रो वाइज डेटा को सर्च करता है। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया। अब क्योंकि मैंने सिलेक्शन लॉक नहीं करी हुई है तो इसने मुझे 3 स्टूडेंट का तो डेटा दिखा दिया, उसके बाद एन 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 दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सिलेक्शन थी वो नीचे की तरफ स्विच हो गई। अब इसने देखा क्या 53, बट इसको रेंज में जो फर्स्ट वैल्यू मिल रही है वही 60 मिल रही है। सही है, तो फिर वो क्या करे, वो कहाँ से 53 की वैल्यू लेकर आए, इसलिए उसने एन दे दिया। ठीक है, तो इसलिए सिलेक्शन लॉक करना लाजमी हो जाता है, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है आपको सिलेक्शन लॉक करने की। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम अपने इस रेफरेंस को सेव कर लेंगे। सेव करने का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं। पहला और सिंपल तरीका तो ये है कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आप जाओगे डेटा में। ठीक है, डेटा में आपके पास आ रहा होगा एक ऑप्शन, सॉरी
फॉर्मूला में जाओगे, डेटा में नहीं फॉर्मूलाज में जाओगे। फॉर्मूलाज में यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन डिफाइन नेम का, ये नेम मैनेजर का। डिफाइन नेम पे क्लिक करोगे सिलेक्शन करने के बाद, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन कर देगा जिसमें आपकी ये सिलेक्शन आ रही होगी। देखो ये रेफरेंस जो दे रहा है, इसने शीट का नाम लिया, ये मेरी शीट का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मार्कशीट वी लुकअप। इसने शीट का नाम लिया, शीट के नाम के साथ आपका रेफरेंस ले लिया, उसी डॉलर साइन के साथ जैसे हमने लॉक किया था ना, उसी डॉलर के साइन के साथ इसने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे सिलेक्शन करना भूल गए पहले, फिर क्या करेंगे, ये रेफर्स टू के सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बराबर में एक एरो है, इस एरो को दबाएंगे तो अब ये सिलेक्शन मोड में आ गया, मैं मुझे जो सिलेक्शन करनी है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर डेटा सेलेक्ट कर लिया अपना, ऑटोमेटिकली ये लॉक कर देगा सिलेक्शन, आपको F4 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया, इसको नाम दे दो, इसको कोई भी नाम दे सकते हो। नाम देते वक्त कोशिश ये करना कि स्पेस ना हो उसमें और कोई स्पेशल करेक्टर ना हो, जैसे इसमें मेरे पास स्पेशल करेक्टर आ रहा है ये डॉट, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ परसेंटेज, या इसको कर देते हैं परसेंट, ठीक है, विथ कैपिटल P, और इसको मैंने कर दिया ओके। अब नेम मैनेजर पे जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है इसका, सही है। सारी वैल्यूज़ उसने वो एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में ले लेता है, और उसके बाद जो है वो रेफरेंस भी उसने बता दिए यहाँ पे, इसको आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता देता है। अब दोबारा से देखो वी लुकअप कैसे लगा रहा हूँ अब मैं। अच्छा दूसरा तरीका देख लो, दूसरा और आसान तरीका क्या है, नेम मैनेजर से मैं उस रेफरेंस को डिलीट भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, कंफर्मेशन ली इसने, मैंने यस किया, ठीक है। और दूसरा मुश्किल तरीका क्या है, मुश्किल तरीका ये आपने ये डेटा सिलेक्ट किया, सही है, सिलेक्शन करी, सिलेक्शन के बाद आप गए सीधा नेम बॉक्स पे, ये लिखा हुआ आ रहा है N3, इस सेल की सिलेक्शन है ये जिस पे PH लिखा हुआ है, इस पे जाके क्लिक किया, क्लिक करके आपने जो भी नाम देना है लिखा और इंटर प्रेस कर दिया, सही है। अब देखो दोबारा नेम मैनेजर पे जा रहा हूँ, दोबारा आ गया परसेंट, ठीक है। नाम चेंज करके देख लेते हैं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा। दोबारा से गया नेम बॉक्स पे, नेम बॉक्स पे कर्सर रखा, क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेरा एरे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मेरा एरे। नेम मैनेजर में गया मैं, यहाँ पे आ गया मेरा एरे, ठीक है। ये मुश्किल तरीका है, अब आपकी चॉइस है, आपको जो तरीका यूज़ करना है आप कर सकते हो। इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में वही परसेंटेज हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाया, सही है। टेबल एरे में जो भी आपने नाम दिया है उस नाम को कॉल करवाओ, मैंने यहाँ पे दिया था। अच्छा देखो जैसे ही मैंने M लिखा तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस आ गए, ठीक है। और फंक्शंस के बीच में मेरे पास आ रहा है मेरा एरे, ठीक है। ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आ गई इसमें, मैंने यहाँ पे मेरा एरे लिखा तो सिलेक्शन आ गई। अब किस कॉलम से डेटा चाहिए, यहाँ पे कॉमा लगाओ और कॉमा लगा के उस कॉलम का नंबर दे दो, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। सिलेक्शन लॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी आप नेम डिफाइन करते हो वो ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंस लॉक कर लेता है, वो अपडेट नहीं होता। तो ये यहाँ पे इसका ग्रेड आ गया। समझ में आया है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो अभी। वी लुकअप बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लोगों ने बना दिया है इसको, तो ये आप लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं कुछ ऐसे फंक्शंस भी बता दूंगा कि आप लोगों को वी लुकअप भी जो है ना वो उसकी भी नीड नहीं होगी, क्योंकि ऐसे भी कुछ फंक्शंस हैं। तो ये बता दो मुझे, ये समझ में आ गया तो आगे चले। मरियम समझ में आया? आमना समझ में आया?
चल मरियम का रिप्लाई नहीं आ रहा, खैर ठीक है। अच्छा ये तो बात हो गई हमारे ग्रेड्स की। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर समझ में आ गया है, अभी एक्चुअल में मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, जब परफॉर्म कर लो तो फिर देख लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन आया तो मैसेज कर देना, रिस्पॉन्स दे दूंगा। थोड़ा सा जो है वो लेट रिस्पॉन्स देता हूँ मैं, बट मैं दे देता हूँ रिस्पॉन्स। परफॉर्म तो सर हम में से कोई भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप ज़ाहिर है स्पीड में पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर हम उधर फोकस करेंगे। अगर हम परफॉर्म करने लगेंगे तो चीज़ें मिस हो जाएंगी हमसे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जो है वो आप प्रैक्टिस। जब आप जो है वो कर लो, लेक्चर ले लो, उसके बाद उसको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लिया करो लेक्चर को, ताकि आपको पता चल जाए। देखो एक चीज़ होती है ना, मिसाल के तौर पे मुझे अगर कहीं जाना है और मैं किसी के साथ बाइक पे पीछे बैठ के जाऊंगा ना, तो शायद मुझे अगली दफ़ा वो रूट याद ना हो, वो रास्ता याद ना हो कि किस तरह से गए थे। लेकिन अगर मैं बाइक खुद चला के जाऊंगा तो मुझे वो रूट याद रहेगा, ठीक है। अगली दफ़ा भले इनिशियल में मुझे याद ना आ रहा हो, लेकिन जब मैं उस रूट पे चलना शुरू करूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे, फिर यहाँ से गए थे। एक आध घर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स आ सकती हैं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से उसको ट्राई नहीं करोगे उस चीज़ को। वहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है, बहुत सारे रूल्स हैं एक्चुअली। तो जब तक आप खुद नहीं जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। जा ही अच्छा जाएंगे चलो इंशाल्लाह। वापस आते हैं एक्सेल पे ही। अब एक छोटा सा टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इस मार्कशीट से ही रिलेटेड। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनके अलग अलग पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अलग अलग पासिंग मार्क्स हैं। मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे। ठीक है, मिसाल के तौर पे वर्ड के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। एक्सेल के हैं आउट ऑफ 75 और पावर पॉइंट के हैं आउट ऑफ 50। 100 में से 25 वाला पास है, सही है। पासिंग कैटेगरी क्या आ गई हमारी, 25। 75 में से भी 25% वाला, मतलब 18.75 वाला पास है। 50 में से भी 12.5 वाला पास है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमने ये परसेंटेज और ग्रेड निकाले हैं, ठीक है, चलो परसेंटेज तो निकल जाए, ग्रेड और रैंक, ग्रेड और रैंक इसके हिसाब से आए कि अगर किसी स्टूडेंट के जो वर्ड में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, वर्ड में अगर उसके 25 नंबर से कम नंबर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये उमर आ रहा है जिसके 13 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका ग्रेड और रैंक फेल आ जाए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या था, 18.75, अगर एक्सेल में किसी के 18.75 से कम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक बना देते हैं, ठीक है, तो इसका भी ग्रेड फेल आ जाए, भले ये बाकी दोनों सब्जेक्ट में इसके 100 आउट ऑफ 100 है, ठीक है, बाकी दोनों सब्जेक्ट में इसके, सॉरी 100 तो नहीं, खैर 50 होंगे, एक में 100 होंगे, लेकिन इसमें फेल है तो ग्रेड उसका फेल आ जाए। समझ में आया क्या चीज़ चाह रहा हूँ मैं, टास्क समझ में आया। किसी एक भी सब्जेक्ट में किसी अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर मेरा स्टूडेंट फेल हो रहा है तो वो फेल ओवरऑल, हो जाए, अदरवाइज उसका जो है वो ग्रेड निकला है, ठीक है। भले उसकी जो है, अब देखो जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है वो सिर्फ, इसको इसमें भी पास कर देते हैं,
75 कर देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 12। ठीक है, अब बेसिकली इसको 12.5 लाना था पास होने के लिए, बट ये 12 लाया तो ये फेल है। ठीक है, वैसे तो इसकी 62% बन रही है, बट यहाँ पे जो ग्रेड है वो फेल का है, क्योंकि ये फेल हो गया एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये काम करना है, कोशिश करना है ये काम करने की। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगा किस तरह से होगा, बट कोशिश करना आप लोग ये काम करने की। आप लोगों के पास जो है वो बीच में ज़ाहिर है आशूर को क्लास नहीं होगी, आशूर के बाद जो है वो फिर आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। तो आपके पास एक दिन का टाइम है, तो उसमें ये होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ये आप लोग करना ट्राई कर लोगे। इजी है, बड़ा सिंपल सा है, कोई इसमें इतना ख़ास वो नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से है, एक्सेल हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसी में से जो है वो काम ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ फंक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं, देन जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक चीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस शीट की फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल टॉप पे एक रॉ इंसर्ट करनी है, जहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो वगैरह लगा सकूँ। ठीक है, तो मैंने वो ये 1 पे क्लिक किया साइड पे, इस 1 पे क्लिक किया साइड पे। ठीक है, और ये मेरी पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई। अब होम टैब पे यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे तो सेल्स का एक ग्रुप बना हुआ आ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है इंसर्ट का, दूसरा ऑप्शन है डिलीट का, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट का। आज की क्लास में हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं वाइंड अप करने से पहले। तो अगर मैंने देखो रॉ पूरी सेलेक्ट करी हुई और मैं इंसर्ट पे डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली रॉ इंसर्ट कर देगा। ठीक है, बट मेरे पास इसमें नीचे ऑप्शंस भी होते हैं कि मुझे इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट ड्रॉ करनी है। अब क्योंकि मैंने रॉ सेलेक्ट करी हुई है तो मैं कॉलम नहीं ले सकता यहाँ पे अभी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूँ इस जगह पे और मैं इंसर्ट पे जाऊँ तो देखो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस एक्टिव आ रहे हैं। इंसर्ट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे एक रॉ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इंसर्ट कॉलम करूँगा तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा, और अगर मैं करूँगा इंसर्ट सेल तो एक सेल ऐड हो जाएगा। अब सेल के लिए भी इसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स दे दिया कि क्या करना है। ये जो सेल है जिसमें 192 लिखा हुआ है, इसको कहाँ शिफ्ट करना है, इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं या इसको मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं। ठीक है, या फिर एक इंटायर रॉ ही ले लूं पूरी, तो ये पूरी जो रॉ है मेरी 192 वाली, ये एक रॉ नीचे शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर एक न्यू रॉ हो जाएगी। ये इंटायर कॉलम लेना है तो ये एक साइड राइट पे शिफ्ट हो जाएगा और पूरा कॉलम हो जाएगा। जो भी आपकी चॉइस है उसको सिलेक्ट करो, ओके करो, और वो काम परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से डिलीट करना है। अब जैसे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉलम को सिलेक्ट करके डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो वो ऑब्वियस कॉलम डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर मैं इस पे जो डाउनवर्ड का एरो इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शंस आ रहे हैं वही, डिलीट सेल, कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए ये शीट ड्रॉ का ऑप्शन जो है वो डिसेबल हुआ हुआ है। डिलीट कॉलम, डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इस पे जाऊँ, डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा तो वही जो है उसी तरह का कॉलम आएगा। उसमें पहले में आ रहा था राइट और डाउन, इसमें आ रहा है लेफ्ट और अप। मतलब इसको तो डिलीट कर दूंगा मैं 192 को। ठीक है, तो उसके बाद क्या करे, ये इसमें डेटा कहाँ से लाएगा, इसमें डेटा लेफ्ट साइड से लाना है, ये नीचे से लाना है। ठीक है, वो आप देख लो। ऐसी पूरी रो डिलीट करनी है, सिर्फ पूरा कॉलम ही डिलीट करना है। मिसाल के तौर पर पूरी रो पे मैंने सेलेक्ट किया, अभी ये जो है ये काशिफ का डेटा है तो मैंने ओके किया इसको तो काशिफ का डेटा ही रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट का, इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। जैसे हम अपनी रॉ की हाइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो हाइट होती है वो होती है 15।
ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पे ये रो बहुत छोटी लग रही है मुझे, मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट और बढ़ जाए, मैंने इसको 25 हाइट कर दी। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ एक रो की हाइट जो है वो 25 हो गई। सबकी ही करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करो पूरी शीट को, फॉर्मेट पे जाओ, रो हाइट और दे दो 25। ओके करो, सबकी 25 हो गए हाइट। ठीक है, ऐसे ही कॉलम की विद। अच्छा, रो में ऑटो फिट हाइट का भी ऑप्शन है, मतलब टेक्स्ट जैसे जैसे बड़ा करते रहोगे वो ऑटो फिट जो है वो कर देगा हाइट उसकी। इसी तरह से कॉलम है, कॉलम में भी ऑटो फिट का ऑप्शन है। ठीक है, कॉलम की विद डिफ़ॉल्ट यहाँ से आएगी, कॉलम सेलेक्ट कर लो एक, ये होती है इसकी डिफ़ॉल्ट विथ 8.43। ठीक है, चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कॉलम विद रखनी है वो सिलेक्ट करो। अब मिसाल के तौर पे 8.43 है, मैंने कहा मुझे चाहिए 9। ठीक है, तो ये 9 के हिसाब से आ गई कॉलम विद। नहीं चाहिए मतलब डिफ़ॉल्ट ही करनी है तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके मैनुअली डालना पड़ेगा 8.43। ओके किया, ये फिर आ गए। अच्छा, अब देखो जैसे ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट पूरा नहीं आ रहा, कट रहा है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्टेन मार्क्स का एस कट रहा है। ठीक है, पूरा नहीं आ रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम विथ जो है वो ऑटो एडजस्ट पे हो जाए ऑटोमेटिकली, जितना टेक्स्ट में लिखूँ वो ऑटो फिट हो जाए। मैंने इसको ऑटो फिट पे क्लिक कर दिया, ओके किया, तो देखो जहाँ पे जो है वो वर्ड्स छोटे थे मेरे, उनके कॉलम जो है वो छोटे हो गए, और जहाँ पे जो है वो थोड़े बड़े वर्ड्स थे उनके कॉलम्स ऑटोमेटिकली बड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो है वो कुछ एक ऑप्शन मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। एक ऑप्शन हमारे पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, मैंने ये ग्रेड सेलेक्ट किया, मतलब फील्ड्स अपनी सेलेक्ट करी, फील्ड सेलेक्ट करने के बाद इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। ठीक है, बॉर्डर के बाद इसका कलर मैंने वाइट कर दिया और इस पर शेडिंग अप्लाई कर दी ब्लैक। ठीक है, ये कहाँ से कर रहा हूँ मैं, ये देख लो, ये शेडिंग आ गई, ये कलर आ गया और ये बॉर्डर्स आ गए। ठीक है, बाकी तो ये वर्ड वाले ही ऑप्शंस हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना। ठीक है, बॉर्डर्स भी इस पर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर्स भी अप्लाई कर दी है पूरे उस पर, यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर्स ले लिए, बॉर्डर्स वगैरह हम सारी चीज़ें टेबल में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया, बट मैं ये चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट फेल हो रहा है ना, जैसे इस कॉलम में मेरा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इस कॉलम में मेरा पासिंग क्राइटेरिया है 12.5। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 12.5 से कम आ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पे जो है ना रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। सही है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे हम, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमको मज़ीद मिल जाते हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली फॉर्मेट अप्लाई करते हैं आपके टेबल पे। ठीक है, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट करके मैं गया पहले ही ऑप्शन पे हाईलाइट सेल रूल्स। अब किस तरह से मैंने हाईलाइट करना है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन हो तो करना है, अगर लेस देन हो तो करना है, बिटवीन हो, कोई भी दो वैल्यूज़ मैंने बता दी उसके बराबर हो तो करना है, इक्वल टू पे करना है, अगर किसी सेल में कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट आ रहा हो। सही है, मिसाल के तौर पे जैसे सिर्फ अली अली चेक करना चाह रहा हूँ मैं कि कितने लोगों के नाम में अली आ रहा है, तो मैं जो है वो स्पेसिफिक टेक्स्ट वाला ये टेक्स्ट दैट कंटेन और अंदर जो है इसके अली लिख के वो कर सकता हूँ। डेट के हिसाब से करना है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर वैल्यू कोई रिपीट हो रही हो उस पर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेस देन, क्योंकि मुझे देखना 12.5 से कम कितने हैं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 45 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने इसको कर दिया 12.5। जैसे 12.5 किया देखो ये हाईलाइट हो गया मेरा 12। ठीक है, अब मेरी चॉइस है मुझे इसको किस तरह के फॉर्मेट में रखना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट रखना है, मज़ीद इसमें ऑप्शंस हैं।
ठीक है, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, ये कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा मैं, मेरे पास ये इस तरह से एक फॉर्मेट विंडो आ जाएगी। सही है, मैं उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकता हूँ, मैं जो है वो स्ट्राइक थ्रू उस पर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं उसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, मैं उसके बॉर्डर्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स के ऑप्शंस आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं बॉर्डर्स के, या मैं उसके टेक्स्ट की फिल उसकी बैकग्राउंड फिल उसकी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मुझे डार्क रेड में चाहिए फिल, ठीक है, ओके किया मैंने इसको, तो ये डार्क रेड जो है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा कंडीशन के साथ। अच्छा, यहाँ से भी ओके किया, ये अप्लाई हो गया। अब कोई भी वैल्यू इसमें 12 से कम जाएगी ना, 12.5 से कम, मिसाल के तौर पे 12.5 भी है तो उसको हाईलाइट नहीं करेगा, बट 12.5 से कम जाएगी तो वो उसको हाईलाइट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें और भी मजीद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे टॉप 10 आपने हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो परसेंटेजेस आ रही हैं इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ टॉप 10 कितने आ रहे हैं, ठीक है, या टॉप 10 नहीं, मैं जो है वो चलो टॉप 10 ही देख लेते हैं अभी, वरना फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पर मैंने क्लिक किया है, सिंपल। अब किस ये यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, टॉप 10 देखना है, टॉप 5 देखने हैं, मैंने कहा टॉप 5 देखने हैं, या टॉप 3 देखने हैं, तो टॉप 3 मैंने सिलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद उसको कलर दे दिया अपने हिसाब से, कस्टम फॉर्मेट से भी जाके दे सकता हूँ, फ़िलहाल मैंने ग्रीन में दे दिया इसको, ओके किया। तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं 84, 86 और 89, 89.6 और 69.6 और 69, ये मेरे पास जो है वो टॉप स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद मतलब टॉप 3 स्टूडेंट्स जो है वो ये आ रहे हैं, और बॉटम 3 देखना चाह रहा हूँ, इसी को सिलेक्ट करूँगा, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा। यहाँ पे देखो बॉटम का भी ऑप्शन आ रहा होगा, बॉटम टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, इसको मैंने कहा बॉटम 10 नहीं, मुझे बॉटम 3 चाहिए, रेड कलर में हाईलाइट कर दो, ओके कर दो, तो ये बॉटम 3 आ गए, 16.5, 48, 41.33, ठीक है। नहीं चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ख़त्म करनी है, सिंपल इसको सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, यहाँ से क्लियर रूल्स पे जाओ। अब दो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, या क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। अच्छा, एक है प्रॉब्लम इसमें, अगर एक सेल पे आपने मल्टीपल रूल्स लगाए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं ना मल्टीपल रूल, अब मिसाल के तौर पे ये परसेंटेज जो है ये अगर बॉटम 3 पे आ रही होगी, मिसाल के तौर पे 12 कर दो इसको, ठीक है, तो ये बॉटम 3 पे आ रही थी। अब देखो 48 जो हाईलाइट हुआ हुआ था पहले रेड में, अब क्योंकि जो है वो 16.5 से भी एक कम आ गई, और 48 जो है वो अभी हाई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, नॉर्मल हो गया दोबारा, ठीक है। और इसी तरह से अगर जो है वो 69 से कोई ऊपर की वैल्यू ले लूँ मैं, जैसे मिसाल के तौर पर 70 ले लिया, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया, ठीक है। मतलब मल्टीपल कंडीशंस इस पर लगी हुई हैं, अप्लाई हुई हुई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी कंडीशंस हट जाएँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट हटेंगी सारी कंडीशंस, ठीक है। क्लियर रूल्स पे जाओगे, क्लियर रूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्टेड सेल से हटानी है, तो जो सिलेक्शन हो उस पर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक साथ सारी कंडीशंस जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने करी हुई है वो सारी रिमूव होगी, ये नहीं है कि कोई एक जो है वो रिमूव कर लो, हाँ आप सारी रिमूव करके फिर जो पर्टिकुलर आपको वापस चाहिए वो दोबारा से लगा दो, सही है। और ऐसे ही अगर पूरी शीट पे से करनी है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से क्लियर रूल्स में जाओ और इंटायर शीट कर दो, तो वो पूरी शीट से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है, ये आप यूज़ कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, आपको काम आएगा, कि जैसे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है डायनामिकली, कि भाई ये जैसे होता है ना ऑफिसेज वगैरह में, कि कोई वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पे 500 से नीचे की आ रही हो तो उसको हाईलाइट कर दो, नेगेटिव में जा रही हो उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जो है वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आपने सिलेक्ट किया डेटा सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल्स पे गए, लेस देन कर दिया, लेस देन मिसाल के तौर पे ज़ीरो। ज़ीरो से कम ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव वैल्यू होगी जो ज़ीरो से कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -1 तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी उस पर फॉर्मूला लगा दो, वो जैसे ही नेगेटिव में जाए वो हाईलाइट हो जाए फॉर्मूला उसका, ठीक है। इस तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूँ। क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर जो है वो उन प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे, आने दो प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से आशूर के बाद मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। फ्राइडे को। हाँ फ्राइडे को। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।